नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार। आज की जो हमारी घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य के गया जिले से, और इसी गया जिले में एक बेलमपुरम नाम का गांव पड़ता है। और इसी गांव में रहने वाले दो सगे भाई जिनमें सबसे बड़े भाई का नाम शिव नारायण होता है और छोटे भाई का नाम अरुण होता है। दोनों भाई अपनी 4 एकड़ जमीन में खेती किसानी का काम किया करते थे। 4 एकड़ जमीन में इतनी फसल पैदा कर लिया करते थे कि जिसके चलते उनके पास 6 खासे पैसे आया करते थे। दिन रात उस खेतीबाड़ी के अंदर मेहनत किया करते थे। गांव के सभी लोग एक ही बात कहा करते थे कि भाई हो तो शिव नारायण और अरुण जैसा। इस तरीके से अब शिव नारायण के परिवार में उसकी पत्नी सरला देवी भी होती है और साथ में उसकी 2 बेटियां भी होती है। उन बेटियों का नाम सुमन और पायल होते हैं। सुमन और पायल जो कि गांव के ही स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, और शिव नारायण की पत्नी सरला देवी अपने घर के कामकाजों में किया करती थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव के लोगों को इस बात तक का भनक नहीं होती है कि आगे चलकर शिव नारायण के परिवार के साथ क्या कुछ होने वाला है। एक दिन शिव नारायण अपने भाई अरुण के साथ बैठ जाता है और दोनों भाई बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी शिव नारायण अपने भाई अरुण को कहने लगता है कि अरुण, तुम तो जानते हो तुम्हारी 2 भतीजियां हैं, सुमन और पायल। दोनों भतीजियां आगे धीरे धीरे जवान होती जा रही है। कल जाकर हमें इन दोनों की शादी भी करनी है और इसके लिए अच्छा खासा दहेज भी देना पड़ेगा, जिसमें बहुत कुछ पैसा लगने वाला है, बहुत खर्चा भी होने वाला है। अरुण जैसे अपने बड़े भाई शिव नारायण की इन बातों को सुनता है तो वहां पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी शिव नारायण अपने भाई को पूछने लगता है कि क्या परेशान वाली बात है। तभी अरुण कहने लगता है कि भाई, मेरी तो शादी नहीं हुई है, मुझे इन सब बातों का क्या पता तो मुझे कुछ भी नहीं। जो अरुण होता है वह बचपन में उसकी एक आंख खराब हो जाती है, जिसके कारण अब अरुण की शादी नहीं हो पाती है। इसी वजह से वहाँ अरुण परेशान हो जाता है। आखिरकार जब अरुण अपने भाई की इन बातों को सुनता है तो अरुण अपने भाई शिव नारायण को कहने लगता है, हम खेती किसानी का काम करते हैं, साथ में कोई दूसरा काम धंधा भी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण घर में 2-4 पैसे भी आने लगेंगे। अब शिव नारायण अरुण को पूछने लगता है कि ऐसा कौन सा काम है जिससे अच्छे खासे पैसा आने लगेंगे। अरुण कहने लगता है कि हम 8-10 गाय खरीद लेते हैं और घर के अंदर ही दूध की डेयरी खोल लेते हैं। यह बात शिव नारायण को बहुत अच्छी लग जाती है। तभी शिव नारायण अपने भाई अरुण को कहने लगता है कि चलो इसी बहाने में बैंक से 5 लाख का कर्जा ले लूंगा और फिर दूध की डेयरी भी खोल लेंगे। और इस तरीके से दोनों भाई मिलजुल कर अगले दिन बैंक में जाते हैं। बैंक में जाने के बाद वह 5 लाख रुपया का कर्ज उठा लेते हैं और इसी तरह से 2-4 दिनों के वक्त गुजरने के बाद 8 से 10 गाय खरीद ली जाती है। और गाय खरीदने के बाद एक घर के अंदर ही दूध की डेयरी भी खोल दी जाती है। अब दिन गुजरने लगते हैं तो अरुण डेयरी पर बैठ जाया करता है और अच्छा खासा गांव वालों को दूध बेच दिया करता है। दूध अच्छा खासा बेचता है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग इसकी डेयरी पर आने लगते हैं। अब दोनों भाइयों का काम अच्छा खासा चलने लगता है, खर्चा अच्छे खासे पैसे भी आने लगते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही 18 मई 2025 का दिन आता है तो अरुण अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और दूध बेच रहा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आ जाता है, जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश अब उससे 5 लीटर दूध खरीदता है और दूध खरीदने के बाद अरुण के साथ बातचीत करने लगता है। तभी दिनेश अरुण को कहने लगता है कि अरुण, तुम दिन रात मेहनत करते हो, अच्छे खासे पैसा भी कमा लेते हो, लेकिन यह सब किसके लिए कर रहे हो। अरुण कहने लगता है कि मेरे घर में मेरी 2 जवान भतीजियां हैं, कल को उनकी शादी भी करनी है। वहां पर दिनेश अब अरुण के कान भरना शुरू कर देता है। दिनेश अरुण को कहने लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा गलत फायदा उठा रहा है, वह तुम्हारी आगे चलकर जमीन भी हड़प लेगा और इस तरह से तुम ऐसे ही रह जाओगे, जिस तरह भी हो उसी तरह रह जाओगे। तब अभी तक तुम्हारी उसने शादी भी नहीं कराई और तुम्हारी शादी इसी वजह से नहीं हुई है क्योंकि तुम उनके लिए फायदे का काम कर रहे हो
और इस तरह से दिनेश अब इस अरुण को भड़कना शुरू कर देता है। अब जैसे ही अरुण अपने दोस्त दिनेश की इन सारी बातों को सुनता है तो उनके बातों पर वो दिल पर लेने लगता है और तभी सोचना शुरू कर देता है कि शायद उसका भाई उसका गलत फायदा उठा रहा है। अब बातों ही बातों में दिनेश इस अरुण को कहने लगता है कि भाई शाम के समय तुम मेरे पास बैठना, फिर मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। तभी अरुण उसको पूछने लगता है कि ऐसा आज मुझे क्या करना पड़ेगा। दिनेश कहने लगता है कि हमारे गांव में एक महिला है जो कि काफी खूबसूरत है, उसका नाम रेखा है। हम उसके पास जाएंगे और उसके साथ रात गुजारेंगे। तभी अरुण भी खुश हो जाता है। रात के जैसे ही 8 बजे के आसपास का वक्त होता है, अरुण अपना सारा काम धंधा खत्म करने के बाद अपने दोस्त दिनेश के पास फोन करता है और उसके पास चला जाता है। दोनों नदी के किनारे बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो उसके बाद उसका दोस्त दिनेश उसको कहने लगता है कि चलो अब रेखा जो कि विधवा औरत है उसका घर चलते हैं। और इस तरीके से ये दोनों अब रेखा विधवा महिला के घर आ जाते हैं। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। रेखा विधवा जो थी वो घर का दरवाजा खोलती है और उसके बाद यह दोनों ही उस विधवा औरत के घर प्रवेश कर जाते हैं। दोनों कुछ देर तक उसके साथ बातचीत करते हैं। अब इसके बाद दिनेश खुद से अपनी जेब से हजार का नोट निकालता है और रेखा को दे देता है और इसके बाद रेखा इन दोनों को लेकर कमरे के अंदर ले जाती है। इस तरह से ये दोनों लड़के यहाँ पर रेखा का साथ अपनी रात गुजार लेते हैं और इस तरीके से यहाँ से बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब तो अरुण अपने दोस्त दिनेश के साथ हर रोज बैठकर शराब पिया करता था और शराब पीने के बाद रेखा के घर चला जाया करता है और इस तरीके से वक्त गुजरता है, धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। अब अरुण अपने दोस्त दिनेश के साथ बैठकर हर रोज शराब पीने की वजह से एक शराबी बन चुका था। अब जैसे ही अरुण के बड़े भाई शिवनारायण को इसकी सारी कहानी के बारे में पता चलता है तो एक दिन उसका भाई शिवनारायण उसको काफी देर तक समझाता है, लेकिन अरुण एक ऐसा लड़का होता है जो कि एक कान से अपने बड़े भाई की बात को सुनता था और दूसरे कान से सारी बातों को बाहर निकाल दिया करता था। थोड़ा वक्त गुजर जाता है। 22 अगस्त 2025 का दिन आता है। सुबह का 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। शिवनारायण अपनी पत्नी सरला को कहने लगता है कि तुम्हारी माँ का मेरे पास फोन कॉल आया था, वो काफी बीमार थे, चलो उसको आज देखने जाते हैं। और इस तरह से सरला अब अपने पति शिवनारायण को कहने लगता है कि यहाँ पर आज सुमन की तबीयत भी काफी खराब है और पायल स्कूल भी चली गई है। इस तरह से सुमन घर पर अकेली रह जाएगी, चलो हम कल चलते हैं। लेकिन वहां पर शिवनारायण मानने को तैयार नहीं होता है। शिवनारायण कहने लगता है कि आज ही हम जाएंगे और शाम तक आपस भी आ जाएंगे। और इस तरह से शिवनारायण अपनी पत्नी सरला को लेकर सरला के मायके चला जाता है। लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुमन अपने घर पर दवाई लेकर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और आराम कर रही थी। अब जैसे दोपहर के 12 बजे के आसपास का वक्त होता है तो अब सुमन का चाचा अरुण खेत से काम करके घर पर लौटता है और घर पर आने के बाद वह देखता है कि घर पे आज कोई नहीं होता है। उसकी भतीजी सुमन केवल अकेले होती है और इस तरह से जब अरुण अपनी भतीजी सुमन को अपने घर पर अकेले देखता है तो फिर उसका फायदा उठाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इस तरह से अब अरुण उसके कमरे में जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद अपनी भतीजी सुमन के साथ वो गलत कर लेता है और सब काम करने के बाद वो घर से बाहर चला जाता है। लेकिन जाते जाते अपनी भतीजी सुमन को कहता है कि अगर तुमने किसी को जरा सा भी बात बताने की कोशिश करेगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस तरह से सुमन वहां पर डर जाती है। जैसे अब शाम का वक्त 7:30 का आसपास वक्त होता है तो शिवनारायण अपनी पत्नी सरला को लेकर घर पर वापस आ जाता है और जैसे वह घर पर पहुंचता है तो देखता है कि सुमन अकेले कमरे में बैठी हुई रो रही थी। अब शिवनारायण और उसका पत्नी सरला देवी दोनों ही उसके कमरे में जाते और उससे पूरी बात पूछने की कोशिश
करने लगते। तभी वहां पर सुमन रोना शुरू कर देती और अपनी माँ सरला देवी को रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयां कर देती है। सुमन अपनी माँ सरला देवी को कहती है कि उसके चाचा अरुण ने आज उसके साथ दिन के समय में गलत काम किया है। अब जैसे ही शिवनारायण अपने बेटी को इन बातों को सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और जैसे ही रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो अरुण शराब के नशे में धुत होकर घर पर आता है और जब शिवनारायण अरुण पर टूट पड़ता है और अरुण की वहां पर पिटाई करना शुरू कर देता है। शिवनारायण उसकी वहां पर जमकर पिटाई करता है और पिटाई करने के बाद उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन वहां पर अरुण अपने भाई शिवनारायण को जाते जाते धमकी देता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे अपनी जमीन का आधा हिस्सा भी हासिल करूंगा और साथ में पूरे कारोबार का यानी कि व्यापार का आधा हिस्सा हासिल करके रहूंगा। लेकिन वहां पर शिवनारायण उसको कहने लगता है कि तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी देने वाला मैं नहीं हूं। यह बात अब अरुण को चुभने लगती है और वो शराब के नशे में भी होता है। इसके बाद अरुण वहां से जाता है और अपने दोस्त दिनेश के साथ बैठकर रात के 10:30 बजे तक वहां बैठकर शराब पीता है और जब दोनों को गहरा नशा होता है तो नशे की हालत में अरुण अपने दोस्त दिनेश को कहने लगता है कि आज मेरे भाई ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया है, इस बात का बदला मुझे जरूर लेना है। और जैसे ही रात के 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है फिर दिनेश वो वहां से चला जाता है, लेकिन अरुण फिर उस जगह पर जाता है जहां पर 10 से 12 गाय बंधी होती है और उन गायों के साथ उस घटना को अंजाम दे देता है जो उसको बिल्कुल भी नहीं करनी थी। अब जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय शिवनारायण ही गायों के तबेले में पहुंचता है तो देखता है कि सारी गाय मरी हुई पड़ी थी। अब सारी गायों को मृत अवस्था में देखकर शिवनारायण वहां पर आग बबूला हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके भाई अरुण ने गायों को जो कि मार दिया है। अब ऐसी बात को सुनकर उसके दिल को गहरा सदमा पहुंचता है। शिवनारायण अब अपने भाई को ढूंढता तलाशना शुरू करता है। उसके बाद शिवनारायण अपने भाई को पूरे गांव में तलाश करता है, लेकिन उसका भाई का आज कहीं पर भी उसका दिखाई नहीं देता है। अगर आज उसको वहां मिल जाए तो शिवनारायण उसको जान से मार सकता है। इस तरीके से 5 से 6 दिन वक्त का गुजर जाता है। दूसरी तरफ जो बैंक से 5 लाख का कर्ज लिया था अब बैंक वाले उसके घर पर भी आना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी बैंक का कर्ज भर दो, नहीं तो फिर तुम्हारे घर और तुम्हारे खेत को नीलाम कर दिया जाएगा। इस बात से भी शिवनारायण के दिल को गहरा सदमा लगने लगता है। अब यहाँ पर शिवनारायण काफी डिप्रेशन में रहने लगता है और काफी तनाव में रहना शुरू कर देता है। अब सोचने लगता है कि उसके परिवार का अब क्या होगा। उसकी 2 जवान बेटियां हैं, घर में पत्नी भी है, अब उनका क्या होगा। इस तरह से परेशान होकर अब शिवनारायण गलत रास्ता चुनना शुरू कर देता है। शिवनारायण कहीं न कहीं से कोई ऐसा पदार्थ का इंतजाम कर लेता है जो कि काफी जहरीला होता है और जहरीला पदार्थ को लेकर तकरीबन 29 अगस्त 2025 के शाम के समय अपने घर पर आता है। घर के आने के बाद शिवनारायण घर पर आकर अपनी पत्नी सरला देवी को कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए खाना तैयार कर दो, आज बहुत ज्यादा भूख लगी है। सरला देवी अपने पति को आज काफी खुश देख रही थी। वह देखती है कि उसके चेहरे पर आज थोड़ी भी मुस्कान होती है, लेकिन वह मुस्कान झूठी थी। अब सरला देवी पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। दूसरे कमरे में शिवनारायण बैठकर पहले दरवाजा बंद कर लेता है और फिर बैठकर कुछ लिखना शुरू कर देता है। वह कागज पर पूरी 15 से 20 लाइन में लिख देता है। यहाँ लिखने के बाद शिवनारायण उस कागज को कहीं से संभाल कर रख देता है और फिर अपनी पत्नी को हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह से सरला को कहा जाता है कि आज मैं सभी के लिए खाना देने वाला हूँ। और इस तरह से अब सरला को वह अपनी बेटियां के पास भेजता है। वहां पर 2 शिवनारायण होता है अपने पूरे परिवार के लिए खाना परोसना शुरू कर देता है। अब जैसे ही सरला उसके पास से चली गई थी तो शिवनारायण ने चुपके से पूरे खाना के अंदर जहरीला पदार्थ मिला दिया था। अब इस तरह से पूरा परिवार बैठकर उस खाने को खाता है और
खाना खाने के बाद शिव नारायण और उसकी पत्नी सरला देवी अलग से कमरे में लेट जाते हैं और दोनों जो बेटियां होती है वह अलग अलग कमरे में, एक कमरे में दोनों सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय पूरा परिवार मृत अवस्था में पाया जाता है और जैसे ही पूरा परिवार मृत अवस्था में पाया जाता है तो पड़ोसी सोचने लगता है कि आखिर यह शिव नारायण के परिवार के साथ क्या हो गया। अब इसके बाद पड़ोसियों में से एक पड़ोसी जिसका नाम हरिनारायण होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है। मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस अब घर में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर 4 लाशें मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और इसके बाद चारों की लाशों को बरामद कर लिया जाता है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो उसमें डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि पूरे परिवार ने मिलकर जहर खाया था। इस तरह से पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर पूरे परिवार ने जहर क्यों खाया था। पुलिस अब पूरे घर की तलाशना शुरू कर देती है और जैसे पुलिस घर की तलाश रही होती है तो फिर वहां पर शिव नारायण के हाथों पे लिखा हुआ एक नोट भी मिलता है। उस नोट में शिव नारायण ने अपने भाई अरुण के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई थी और इसके बाद जब पुलिस शिव नारायण के हाथों से लिखी हुई पूरी कहानी को सुनती है तो सारी बात पुलिस को समझ में आ जाती है और 2-3 दिन बाद पुलिस अब कहीं ना कहीं से अरुण को गिरफ्तार कर लेती है। अरुण पर जमकर पिटाई की जाती है और फिर उसके बाद उस पर कई धाराएं लागू की जाती है और धाराएं लगने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वहां पर शिव नारायण की जो 10 से 12 गाय मरी थी उसने जो लोन नहीं चुकाया था वो लोन की वजह से यानी कि कर्ज की वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद वह खुद को भी खत्म कर देता है और अपने परिवार को भी खत्म कर देता है और इस तरह से शिव नारायण का एक हंसता खेलता परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।